Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question of the examination, a spot test 09 for the NEET 2024 which was held on 21st March 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. हम लोग के पास जो पहला इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड. In the long form of the periodic table, the valence shell electronic configuration of NH2NP4 and 5s2 5p4 correspond to the element present in 5s2 outermost electronic configuration 5s2 5p4 है. इसका मतलब कि यह फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है और NH2NP4 ए ऑक्सीजन फैमिली को शो करता है. तो ऑक्सीजन फैमिली के मतलब हुआ ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 हुआ है. और पीरियड क्या हुआ इसका, आउटर मोस्ट में फिफ्थ शेल में है, इसलिए इसका फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 16 इसका होगा. ग्रुप नंबर 16 और पीरियड नंबर 5, पहला ही ऑप्शन सही है. ग्रुप नंबर 17 ना गलत है, ग्रुप नंबर 17 भी गलत है. ग्रुप 16 तो सही है लेकिन पीरियड 6 नहीं, पीरियड कितना 5. तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3. अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय इट्स titration with KMnO4 solution in the presence of H2SO4. The titration gives unsatisfactory result when carried out in the presence of HCl because. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब हम लोग MnO4 माइनस KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट में टाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिडिक मीडियम में, तो एक खुद रिड्यूस होता है Mn+2 में, इसको ऑक्सीडाइज करता है CO2 में और वाटर भी देता है. लेकिन अगर एसिड यहां पे आप H2SO4 यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर आप यहां पे HCl यूज करेंगे तो HCl का जो क्लोराइड आयन है एक खुद Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और MnO4 माइनस को रिड्यूस करेगा Mn+2 में और खुद ऑक्सीडाइज होगा Cl2 में. इसके जगह पे जितना अमाउंट आप C2O4 माइनस को लिए हैं, अगर आप मान लेते हैं कि अगर इसका 1 मोल के लिए इसका 5 मोल चाहिए था या इसका 5 मोल इसके 1 मोल के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है. अगर इसको सही में बात करना चाहिए इस रिएक्शन के लिए तो यहां से यहां 5 का चेंज आता है और यहां 3 से 4 का चेंज आता है, तो यहां पे 1 चेंज करेंगे तो इसका 5 इसका 1 जाएगा. इसका मतलब इसका 1 मोल इसका 5 मोल को आराम से ऑक्सीडाइज कर सकता है. लेकिन अगर आप HCl का यूज करना शुरू कर देंगे तो 1 मोल इसका 5 मोल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट इसका है इस MnO4 माइनस को वो ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज करने के बजाय वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कि Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा. तो कुछ एक प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अमाउंट MnO4 माइनस का ऑक्सलेट के साथ साथ Cl माइनस क्लोराइड आयन को भी ऑक्सीडाइज करेगा. तो कुछ अमाउंट तो यहां कंज्यूम हो जाएगा और आप तो मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा अमाउंट यही कंज्यूम कर रहा है. तो जो आपको टाइट्रेशन में रिजल्ट आने वाला है, जो एंड पॉइंट मिलने वाला है, वो आपको सही नहीं मिलेगा. इसीलिए यहां पे हम लोग HCl का यूज नहीं करते हैं, यहां प्रीफर किया जाता है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 को प्रीफर कीजिए टाइट्रेशन में, ना कि हम लोग HCl को प्रीफर करते हैं. दिस इज द रीजन. वेरी सॉरी. चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है. गेट्स ऑक्सीडाइज बाय ऑक्जेलिक एसिड टू क्लोरीन. ना, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्जेलिक एसिड को तो खुद ऑक्सीडाइज होना है. ऑक्जेलिक एसिड में खुद कार्बन +3 में हो, +4 में जाना चाहता है, तो ये तो गलत है. ऑक्जेलिक एसिड नहीं ऑक्सीडाइज करता है. कौन ऑक्सीडाइज करता है? KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है. फर्निशेस H+ आयन इन द एडिशन टू दोज फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड. ना, रिड्यूसेस परमैंगनेट टू Mn+2, बिल्कुल सही है. एंड itself oxidized to Cl2. MnO4 माइनस को रिड्यूस करता है Mn+2 में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में. इसलिए कुछ MnO4 माइनस कंज्यूम कर लेता है खुद HCl, ना कि वो पूरा का पूरा MnO4 माइनस को देता है ऑक्सलेट आयन को. इसलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है.
ऑक्सीडाइजेस ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये थोड़े HCl थोड़े ऑक्सीडाइज करता है, HCl तो खुद रिड्यूस है, HCl खुद अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में है। HCl में क्लोराइड तो खुद मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन तो कर ही नहीं सकता है, तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर ही नहीं। HCl कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, खुद Cl- में है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे काम नहीं कर सकता है। तो ये भी गलत है कि ऑक्सीडाइजेज ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, HCl थोड़ा ऑक्सीडाइज करता है, KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो 3 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यही होगा। क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी सेल ना, इससे क्या मतलब, तो पीरियड को बताता है। एटॉमिक नंबर, ये भी नहीं, किसी ग्रुप को नहीं बताता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही सही। एटॉमिक मास से भी नहीं, ये भी गलत है। तो 5 का सही ऑप्शन होगा किसी ग्रुप में एलिमेंट को सजाने का जो तरीका होता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, उसी के बेसिस पे हम लोग उसको किसी ग्रुप में रखते हैं। इसलिए ग्रुप में रखने का जो बेसिस होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो 5th का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statement is correct? Li2 is diamagnetic, बिल्कुल सही है। Li2 क्या है? डायमैग्नेटिक है, सही स्टेटमेंट है। Li2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। बताए थे कि सारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला डायमैग्नेटिक होता है, 10 और 16 को छोड़कर। सारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला और 10 और 16 दोनों मिलाकर अब प्लस में सारा ऑड इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होता है। सारा इवन एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, सारा ऑड प्लस 10 and 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो Li2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसा नेचर होगा? डायमैग्नेटिक। एंड एग्जिस्ट इन वेपर फेज, बिल्कुल सही है, वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। SF4 हैज फोल्डेड स्क्वायर शेप, ये भी सही है। BF3 एंड NF3 आर पोलर, ना गलत है। BF3 पोलर नहीं है, NH3 पोलर है, BF3 नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, NH3 पोलर है लेकिन BF3 क्या है? नॉन पोलर। BF नेट डायपोल मोमेंट इधर, इसका दोनों का नेट डायपोल मोमेंट इधर, ए इसको कैंसिल कर देगा, म्यू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन NH3 में क्या है? NH लोन पेयर, ए इधर खींचेगा, ए इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर, दोनों को मिलाकर नेट डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, इसका म्यू क्या होगा? नॉन जीरो। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ना, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होता है। और किसी एलिमेंट का ही बात कर लिया जाए, हम लोग न्यूट्रल एलिमेंट का ही बात किया जाए, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, मतलब सारे सेकेंड पीरियड का नाइट्रोजन और सारे हेलोजन वाला, हीलियम भी, इन सभी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है और इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको अगर इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा आपको, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है। न्यूट्रल एटम का बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम में सारे सेकेंड पीरियड का नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन और सारे हेलोजन वाले का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है। इनको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में है, न्यूट्रल स्टेट में पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। अगर कोई केटायन है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज निगेटिव होता है। अगर कोई केटायन है, A+ है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा हमेशा अच्छा होगी, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई एनायन है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो A2- बनेगा,
इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कभी नहीं होती है। लेकिन न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो इनको छोड़कर बाकी सबका नेगेटिव होता है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक गलत स्टेटमेंट है। तो सही कौन कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। इसलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राई आइस, आइस मतलब CO2 होता है, इथीन है, C डबल बॉन्ड C, HH, N ट्रिपल बॉन्ड, देखो एक मिनट इसको, अच्छा N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसके पास एक प्लस इसके पास आ जाएगा, और इसके पास, एक मिनट इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, और एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो देने वाले पे चार्ज, ये दिया है इसलिए देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव और लेने वाले पे चार्ज नेगेटिव। तो आपको ए भी स्ट्रक्चर सही है इसका और ए भी स्ट्रक्चर सही है, दोनों सही है। बस हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर दिया। ए ड्राई आइस है, ए इथीन है, ए नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसका फॉर्मूला होता है सर। कार्बन सब ऑक्साइड है, C3O2 होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O A होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास तो 4 है। तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड किसके पास होगा? कार्बन सब ऑक्साइड के पास। नेक्स्ट चला जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? N3 माइनस O2 माइनस ना, गलत है। देखो ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मैं बता चुका हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो इसलिए इसका सही ऑर्डर ए होगा, ये गलत ऑर्डर है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, सेकेंड आईपी का बात करता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग को कि जब कभी भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए बोले, हायर कभी भी बात करे तो एक सेकेंड बोल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंपैरिजन कर लीजिए एलॉन्ग विद देयर जेड इफेक्टिव, ठीक है, पीरियड में अगर हो तो। जैसे सेकेंड पूछा तो Li प्लस, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम, बोरन और कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2। लिथियम का 3 होता है, 2s1 हो जाता है तो 2s0 हो जाएगा। 1s2, 2s1, 1s2, 2s2 एंड 1s2, 2s2, 2p1। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इधर सीधे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो बोरन और कार्बन में अगर हम बात करें, तो बोरन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकालना है P से, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है S से। तो S, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन S से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, P से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि S का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, तो इसलिए बोरन का ज्यादा हो जाएगा। अगर बेरिलियम और बोरन में कंपेरिजन है तो बोरन का ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें 1s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1s का ज्यादा होगा। तो सबसे याद रखना है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियड में सबसे मैक्सिमम होता है अल्कली मेटल का। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियड में सबसे मैक्सिमम होता है अल्कली मेटल का, सबसे मैक्सिमम। और सबसे मिनिमम होता है, अगर हेलोजन को छोड़ दिया है, सबसे मिनिमम होता है
एल्कलाइन अर्थ मेटल का, सबसे मिनिमम एल्कलाइन अर्थ मेटल का और सबसे मैक्सिमम अल्कली मेटल का। क्यों? क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल से निकाला जाता है ना, तो सीधे शेल चेंज हो जाता है। बाकी सब में सेकेंड शेल से निकालना पड़ेगा और इसमें फर्स्ट शेल से निकालना पड़ता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली बहुत हाई हो जाता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम अल्कली मेटल का, मिनिमम एल्कलाइन अर्थ मेटल का, इसलिए ये तो गलत है सर, ये गलत ऑर्डर है। सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमको पूरे पीरियड में सेकंड पीरियड का सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाता है ड्यू टू द रिपल्सन। अब ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, O माइनस बन गया, सेकंड शेल में इसको इलेक्ट्रॉन रखना है, जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे इतना रिपल्सन इसमें दिए कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा इससे घट जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इससे कम रिलीज करता है, इसी वजह से ये ऑर्डर सही है। ऑक्सीजन घट जाता है, सल्फर का ज्यादा, फर्स्ट सेलेनियम, तब टेलोरियम, देन ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ऑर्डर सही है। तो 16 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, I3 माइनस आयन इज लीनियर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, I3 लीनियर होता है। I3 माइनस 3 लोन पेयर के साथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है और लीनियर, इसका ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है और शेप इसका लीनियर हो जाता है। लीनियर शेप डिटरमिन करते समय लोन पेयर को ढक लेते हैं, लोन पेयर को ढकने के बाद जो स्पीसीज आता है उसको बोला जाता है तो इसलिए I3 माइनस इज लीनियर, सही स्टेटमेंट है। इन I3 माइनस आयन आयोडीन इज इन sp हाइब्रिडाइज, इतना गलत है, sp नहीं ना, sp3d है, sp का sp3d है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ना ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ना गलत है, तो इसलिए 17 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which one contain maximum number of unpaired electrons in its anti-bonding molecular orbital? Anti-bonding molecular orbital। अब देखो थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख के बिल्कुल एकदम एक तरीका से बनाएंगे, सारे को चेक करेंगे, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय लेगा, बहुत ज्यादा समय लेगा। एक बहुत सिंपल सी बात होती है, सारे का p में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है लिख लो, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है 2p3, तो 6 इलेक्ट्रॉन, p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, अरे एक का 2p3 दूसरे का भी 2p3, कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 6 तो हो चुका था पहले से, N2 का 2 और ले लिया, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, p सब शेल में। इसमें कितना p में p4 होता है ऑक्सीजन का, तो p4 8 हो गया और एक 9, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, और इसमें p में कितना 4 दूनी 8 और 2 लिया है, 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला जाता है p वाला, अरे p का 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग ना, दोनों जब कंबाइन करेगा तो 6 तो बॉन्डिंग में चला जाएगा, अब उसके बाद जो बचेगा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, 6 बॉन्डिंग में जाएगा, 6 बॉन्डिंग में जाएगा। अगर नाइट्रोजन वाला है स्पीसीज तो उसका ऐसे होता है, और ऑक्सीजन वाला होगा तो उलट जाएगा, ऑक्सीजन और उसके बाद वाला होगा तो उलट जाएगा, तो ये तो बॉन्डिंग वाला पार्ट है। एंटी बॉन्डिंग में कोई टेंशन ही नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में तो सबका सर यही होता है ना, ए पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, चाहे कोई भी हो यही होगा ना, सबके लिए होता है। अरे बॉन्डिंग के p में चेंज करता है, किसमें अप टू नाइट्रोजन या इसके डेरिवेटिव N2 माइनस N2 3 माइनस कुछ भी रहे। कितने लोग बोल देते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन तक हो, 14 के बाद इलेक्ट्रॉन पे मत जाना, N2 के सारे डेरिवेटिव N2 2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर भी वो N2 वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि N2 2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन आ गया तो फॉलो करना शुरू कर देगा ऑक्सीजन वाला, ना, वो नाइट्रोजन वाला ही फॉलो करेगा। नाइट्रोजन एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ओनली, ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में तो सबका सेम रहता है,
एंटी बॉन्डिंग में सबका सेम रहता है। और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है, 6 के बाद जो बचेगा वही जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो 6 के बाद जितना बचा एंटी बॉन्डिंग में डालते चले जाओ। कितना है? 2, 6 है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0, 6 का 6 खत्म। 8 इलेक्ट्रॉन है तो एंटी बॉन्डिंग में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों कैसे भरेगा? 1, 2 बोलो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2। इसमें आ जाओ, 9 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करेगा, बोलो पेयरिंग करवा लेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन यही होगा, 9 इलेक्ट्रॉन यही होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। इसमें 10 है, 6 तो हटा दो, 6 के बाद 1, 7, 8, 9, 10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0, N2 2-, N2 2- has got the maximum number of unpaired electron in its anti-bonding molecular orbital। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी? मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी कौन एग्जिबिट करेगा? जिसको नंबर ऑफ आयन ज्यादा देगा या फिर आयन को मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, उसमें स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ आयन हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना? 4, 3 और 1 4 टूट कर देगा। इसमें कितना नंबर ऑफ आयंस? 2, 1 3। इसमें नंबर ऑफ आयंस 1 भी नहीं देगा। इसमें नंबर ऑफ आयंस 4 और 1 5। मैक्सिमम कंडक्टिविटी 4th की हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा, तोड़ने तो आना चाहिए। ये टूटेगा तो 4K प्लस FeCN का होल 6 4-। टोटल नंबर ऑफ आयन 4 पोटेशियम प्लस और 1 ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 होगा। ये टूटेगा तो 2Cl माइनस और ये पूरे पे 4 2- चला जाएगा, तो ये 3 दे देगा। ये देगा 3 और 1 4। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो। इसलिए 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, विच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस? इनर मतलब पेयरिंग तो करवाना पड़ेगा तभी जाके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। जिंक का +2 है, जिंक +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, D10 होता है भैया। D8 से D10 तक ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर sp3d2 आउटर ऑर्बिटल। काम खत्म हो गया, तो ये तो होगा नहीं। Zn+2 ये भी वही हाल है, ये भी नहीं होगा। Fe+3 है, 4s0 होगा, 3d5 हो जाएगा। इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल रहेगा, पेयरिंग करवाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर भी बचेगा, पैरामैग्नेटिक होगा लेकिन इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इरिडियम +3 है, इरेनियम +3 है लेकिन ये 5D सीरीज का है। कौन सा है? 5D सीरीज का है। कोबाल्ट, रेहेनियम एंड इरिडियम कौन रहे? ईरान में। कौन रहे? ईरान में। तो इसीलिए ये इरिडियम सीरीज 5D सीरीज का है। एंड 4D और 5D सीरीज डी ब्लॉक के लिए ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज देयर Z इफेक्टिव आर वेरी हाई। इसलिए इरिडियम +3 के लिए सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो इसलिए यहां पे फ्लोरीन भी कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और इरिडियम के ऊपर चार्ज +3 हो जाएगा। इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अगर लिखेंगे तो 6s0 5D। कोबाल्ट है ना तो +3 कितना जाएगा? 2। इसमें 7 होता है तो 3d6। ये भी पेयरिंग करवाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसलिए दोनों के दोनों इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, ये बिल्कुल सही है। और चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट +3 लेकिन कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, हेलोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होते हैं। ऑक्सीजन डोनर लिगेंड H2O, ऑक्जेलेट, ये सब उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे। लेकिन हेलोजन डोनर कैसे होंगे? वीक फील्ड होंगे।
इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोबाल्ट +3 हेलोजन, इसके लिए भी विकफील्ड की तरह बिहेव करेगा, और जब विकफील्ड की तरह बिहेव करेगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम +3 है, 4s 0 हो जाएगा और 3d 0, दोनों 0 हो जाएगा। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा इनर, क्योंकि d0 से लेकर d3 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो d0 से लेकर d3 तक सारे कॉम्प्लेक्सेस इन ऑर्बिटल होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड, इसलिए ये तो होगा। लेकिन Fe+3 के लिए ए एक विकफील्ड की तरह काम करेगा और इसको sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना पड़ेगा, इसलिए ए इन ऑर्बिटल नहीं है, ए आउटर ऑर्बिटल है। तो दोनों आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, सेकेंड है। पेयर कौन है, दोनों इनर ऑर्बिटल, सॉरी इनर ऑर्बिटल कौन सा है, दोनों इनर ऑर्बिटल कौन सा है, सेकेंड है, इसलिए 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑफ NiCN का होल फॉर 2-, Ni के ऊपर चार्ज +2 है, 4s 0, 3d 8, 4s 0 है, 3d 8 है, है। Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये पेयरिंग करवा लेगा, एक डी खाली चाहिए हमको, तो पेयरिंग करवा के एक खाली हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर चेक किया जाए। हाई स्पिन ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स गलत है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बिल्कुल सही है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बिल्कुल सही है, डायमैग्नेटिक बिल्कुल सही है। क्या पूछा है क्वेश्चन, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चला जाए अगले क्वेश्चन पे, 32। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। XCl plus NaOH, NaCl plus ammonia plus water, what can be X, which group radical test is written above। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, देखा जाए। एक बात याद रखिएगा, ऐसे अमोनिया के प्रिपरेशन में गिवन है P ब्लॉक में कि जब कभी भी अमोनियम सॉल्ट, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का अगर बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है। या दूसरी भाषा में बोले कि जब कभी भी किसी सॉल्ट का अगर बेस से रिएक्शन करवाने के बाद अमोनिया गैस इवॉल्व होता है पंजेंट डेसिमल के साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है। अगर किसी अननोन सॉल्ट में बेस डालने के बाद अगर उसमें से अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है, देन द अननोन सॉल्ट मस्ट कंटेन्स अमोनियम आयन। बहुत सिंपल सा है। तो HCl इसमें कौन सा होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। इसमें NaOH डाल देते हैं, अमोनियम आयन क्या बनता है, अमोनिया प्लस H+ में टूटता है। अमोनिया गैस पहले रिलीज कर देता है, इसका Cl- NaCl बना लेता है और इसका H+OH- के साथ कंबाइन करके H2O बना लेता है। अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है और अमोनियम आयन जो है कैटायन, ये 0 ग्रुप में प्रेजेंट होता है, 0 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और इसका एनालिटिकल टेस्ट करने के लिए हम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन एक्ट एज ए ग्रुप रिएजेंट, ओरिजिनल सॉल्यूशन एक्ट एज ए ग्रुप रिएजेंट। क्या पूछ रहा है, Na+ फर्स्ट ग्रुप रेडिकल गलत है, NH4+ 0 ग्रुप रेडिकल बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन NH4+ होगा X और किस ग्रुप का रेडिकल है, 0 ग्रुप का रेडिकल है, ये गलत है। K+ फर्स्ट ग्रुप नहीं है, NH4+ तो सही लेकिन सेकेंड ग्रुप रेडिकल नहीं है। सेकेंड ग्रुप में कौन सा है, लेड+2, पंजाबी कुड़ी भी होगी, कैद सबसे सुंदर ऐश्वर्या, वो वाला है। ठीक है, पंजाबी कुड़ी Pb+2, Cu+2, कुड़ी भी बिस्मथ+3 होगी, कैद मरकरी, CD, टीन, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये सब उस ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, ये नहीं है। अमोनियम किस ग्रुप का है, 0 ग्रुप का, इसलिए 32 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 35। When Cong H2SO4 and copper clips are added to a salt in a test tube and heated strongly,
then reddish brown gas with pungent smell is liberated, so the salt may contain. सॉल्ट देखो, रेडिश ब्राउन गैस जो होता है ना, सिर्फ NO3 माइनस आयन देता है, क्योंकि NO3 माइनस आयन से मुझे NO2 गैस मिलता है, और NO2 गैस का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो सॉल्ट के पास क्या होगा? सॉल्ट के पास पक्का कैसा होगा? NO2 होगा, जो कि रेडिश ब्राउन। ये I2 देगा, तो I2 तो वायलेट होता है ना। ये Cl2 देगा, जो कि ग्रीनिश येलो होता है। Cl2 कैसा? ग्रीनिश येलो होता है, ये भी नहीं काम करेगा। ये SO2 देगा, कलरलेस होता है, ये भी नहीं काम करेगा। ये क्या देगा मेरा? SO2 देगा, जो कि कलरलेस होता है, ये भी नहीं काम करेगा। तो रेडिश ब्राउन कौन होता है? सिर्फ NO2। और NO2 कौन देता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों देता है। NO2 भी देता है, NO2 माइनस भी देता है, NO3 माइनस भी देता है। इसीलिए 35 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? रेडिश ब्राउन गैस कौन देता है? नाइट्रेट आयन। इसलिए 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 38. An aqueous solution of given salt when treated with dilute HCl gives colorless gas with smell like rotten egg. Rotten egg smell H2S कौन देता है? सल्फाइड आयन। इसको जब H+ डालेंगे तो क्या देगा? रोटेन H2S देता है। रोटेन एग स्मेल है इसका, रोटेन एग स्मेल है। तो कौन सा आयन है? H2 माइनस। बहुत सिंपल सा सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो 38 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, ये तो CO2 देगा, CO2 गैस देगा ब्रिस्क एफरवेंसेस के साथ। NO2 तो बता चुके हैं, NO2 ब्राउन गैस देता है, ऑल तो नहीं होगा। इसलिए कौन सा सही जाएगा? सेकंड ऑप्शन। 38 का रोटेन एग स्मेल होता है H2S का, और H2 में H2 सल्फाइड आयन में जब हम लोग एसिड डालते हैं, डाइल्यूट एसिड, तो यह H2S गैस देता है और इसका रोटेन एग स्मेल होता है। 38 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 41। The pair that has the similar atomic radii, titanium, hafnium, ना टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरह से चलता जाएगा। तो टाइटेनियम इसका बड़ा होता है और इसका बराबर होता है। तो टाइटेनियम और हैफनियम में हैफनियम का साइज बड़ा होगा और टाइटेनियम का साइज छोटा होगा। ये सेम रेडियाई नहीं होगा, इसलिए गलत ऑप्शन है। मैग्नीज और रेहेनियम, मैग्नीज और इसका साइज बड़ा होता है, इसका बराबर होता है, इसलिए मैग्नीज और रेहेनियम में भी रेहेनियम बड़ा होगा और मैग्नीज छोटा होगा, इसलिए भी ऑप्शन गलत है। स्कैंडियम और निकल में, स्कैंडियम और निकल में निकल छोटा हो जाएगा, निकल छोटा हो जाएगा, स्कैंडियम बड़ा होगा। इसका साइज ऐसे जाता है, तो निकल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल होता है। फिर कॉपर और जिंक में क्या होता है? साइज बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्कैंडियम बड़ा होगा, निकल छोटा होगा। मोलिबेडनम एंड टंगस्टन, इसका साइज बराबर होता है ऑलमोस्ट। मोलिबेडनम एंड टंगस्टन का साइज क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों, इसका साइज बड़ा और इन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D और लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, 4D और 5D वाले का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम हो जाता है ड्यू टू द लेंथ वाइड कॉन्ट्रैक्शन। 5th D में सेल बढ़ने से साइज तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन 5D में लेंथ वाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, इसलिए साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, थोड़ा दोनों के बराबर साइज लगा खड़ा कर देता है। तो ऑलमोस्ट सेम रेडिया किसका होगा? मोलिबेडनम एंड टंगस्टन का। इसलिए 41 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 44, अगला क्वेश्चन 44। FeX2 and FeY3 are known where X and Y are, where X and Y are। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डी ब्लॉक का क्वेश्चन है यह कि कौन कौन सा हेलाइड एग्जिबिट नहीं करता है, कौन कौन सा हेलाइड एग्जिबिट नहीं करता है। तो एक बात याद कीजिएगा, जरा सुनिए। FeI3 does not exist। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि आयोडीन I2 इज ए I- इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। F- एक पुअर है, F- Cl- Br-, लेकिन I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।
इट रेडली क्या करता है कि Fe को Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है +3 से, और खुद क्या बन जाता है I2, I माइनस I2 में रहना चाहता है, और F हमेशा F माइनस के फॉर्म में रहना चाहता है। इसलिए फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड I माइनस इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, +3 को +2 में लाके खड़ा कर देगा, लेकिन +2 में सारे एग्जिबिट करते हैं। अगर FeX2 का बात किया जाए तो FeX2 में सारे एग्जिबिट करते हैं, FeF2, FeCl2, FeBr2, FeI2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारे एग्जिबिट करते हैं, इसमें सारे रहते हैं। इसीलिए X और Y क्या हो सकता है? तो X तो भैया सारा हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और Y में FeI3 नहीं हो सकता है, FeI3 नॉट पॉसिबल, बाकी सब बनते हैं, बाकी सारे बनते हैं, बाकी सारे बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छा है, इसको याद रखना है, इसको याद। ऐसे में उसी तरह से एक है कि CuF डज नॉट एग्जिस्ट। CuF को किस में कन्वर्ट कर देता है? CuF2 में कन्वर्ट कर देता है। ये +1 से इसको ऑक्सीडाइज करके +2 में भेज देता है। तो ये भी एक TiF2 इसी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको भी Ti+4 में भेज देता है, TiF4 बना देता है। तो ये कुछ इसमें पार्ट होते हैं जो कि NCERT में गिवन है, उसको नहीं तो डी ब्लॉक का एक लेक्चर वीडियो उसको देख लेंगे आप लोग, उसमें भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा पार्ट होता है वाला। तो इसीलिए याद रखना है कि FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, FeI3 डज नॉट। बाकी सारे हैलोजन के हैलाइड आयरन के साथ एग्जिबिट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लोरीन ना, फ्लोरीन भी इसमें होगा, X में फ्लोरीन भी होगा, छूटा हुआ गलत है। इसमें आयोडीन नहीं होगा, गलत है। इसमें आयोडीन नहीं होगा, गलत है। इसमें आयोडीन नहीं होगा, गलत है। इसलिए 44 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिंकेज बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर। तो लिंकेज का बात करें, एक क्रोमेट है, और ये डाइक्रोमेट है। तो इसमें लिंकेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो लिंकेज के बाद दोनों मिलाकर तो 18 होंगे। 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।